नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ और युद्धों के बारे में। ठीक है, ये ऐसे युद्ध हैं जो भारत में काफ़ी निर्णायक सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने एक वंश की सत्ता को पलट दिया और दूसरे वंश की सत्ता को स्थापित किया है। आज ऐसे ही हम कुछ युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व की कुछ लड़ाइयों के बारे में, जिनमें सबसे प्रमुख है, हमने बिल्कुल लिस्ट से लगाए हुए हैं कि पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा, फिर किस किस तरीके से युद्ध हुए हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें ही हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। हमारा पहला जो युद्ध है, इसे कहते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध ये कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडेस्पीज का युद्ध। ये पूछा जाता है कि हाइडेस्पीज का जो युद्ध था, यह किस किस के बीच हुआ था और यह कब हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हाइडेस्पीज का युद्ध है, यह है सिकंदर के राजा, नहीं, जो युद्ध है सिकंदर और पंजाब के जो राजा थे पोरस के बीच में हुआ था। एक और कौन था? सिकंदर। और दूसरी ओर कौन था? पंजाब का राजा पोरस। एक सेकंड, ठीक है, एक था, एक और था पोरस। तो इन दो के बीच में ये हुआ था हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में। इसमें जो है सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक, यह है झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? झेलम का युद्ध भी से कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। एक बार फिर आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए। हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सिकंदर और पंजाब का जो राजा था पोरस, इसके बीच हुआ था। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों, ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कलिंग का युद्ध 226 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध, तारीख भी पूछी जाती है। देखिए, जो ईयर है, जैसे 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का, तो ये भी पूछा जाता है कब हुआ था। वह ईसा पूर्व भी दे सकता है और ईस्वी भी दे सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ईसा पूर्व, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखना है। जो मौर्य सम्राट था अशोक और कलिंग के राजा के बीच में यह हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अशोक की क्या रही थी? विजय हुई थी। विजय के बावजूद इसमें इतना ज्यादा रक्तपात हुआ था युद्ध के अंदर, यानी कि 1.5-2 लाख सैनिक इसमें मारे गए थे, जिसमें अशोक ने फिर आगे भविष्य में युद्ध ना करने की इसमें घोषणा की थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म की जो धम्म नीति थी, उसकी क्या की थी? घोषणा इन्होंने की थी। अब देखिए, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कलिंग का राजा और जो मौर्य सम्राट था अशोक, उसके बीच में हुआ था। अशोक इसमें विजय प्राप्त हो चुका था और यहाँ में जो भीषण रक्तपात हुआ, इस रक्तपात को देखकर अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी, यानी कि युद्ध ना करने की नीति अपनाई थी। इसी के बाद आप लोग देखते होंगे कि अशोक ने अपने जो शिलालेख हैं उनमें इसका अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। ठीक है, कुछ ये जो यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था, इस युद्ध के कारण माने जाते हैं कुछ। एक तो ये क्या कहाँ पड़ता है? देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा भारत है, ये हमारा, आप ऐसे भारत मान सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, यहाँ पर कलिंग है। इसमें क्या था? बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, एक तो यहाँ पर हाथी बड़ी मात्रा में थे, अब जंगल का इलाका था तो हाथी थे, इनकी वजह से इसने यहाँ पर ये माने जाते हैं, देखिए पूरे फैक्ट नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हाथियों की संख्या ज्यादा थी, जिस वजह से इसने यहाँ पर युद्ध किया था। दूसरी बात क्या है? नदी के पास वाला ये इलाका था तो ये उपजाऊ था। पहले क्या थे? यहाँ पर हाथी माने जाते थे कि भाई हाथी थे तो उन्हें प्राप्त करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर जो भूमि है वह उपजाऊ भूमि थी, क्यों? क्योंकि नदी के पास वाला इलाका था तो उपजाऊ भूमि थी, इस वजह से भी उसने यहाँ पर युद्ध किया था। तो ये कुछ कारण माने जाते हैं जो अशोक था उसने यहाँ पर युद्ध करने के। तो इसमें देखिए,
क्या हुआ था, अशोक की सबसे बड़ी इसमें जो बात मानी जाती है कि यहाँ पर जो रक्तपात हुआ, उस रक्तपात को देखकर उसने यहाँ पर भैरी घोष के स्थान पर, यानी कि लड़ाई झगड़े के स्थान पर धम्म दी। धम्म का मतलब इसने क्या कहा कि हम आज के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और फिर इसने कुछ अपने नियम बनाए थे कि हम बड़ों का आदर करेंगे, ठीक है, पशु पक्षियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, इस तरह के कुछ नियम पढ़ाए। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो आपको, और अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में। इसे आप क्या याद करेंगे, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में। 712 में पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। ये लाइन भी आपको याद रखनी, प्रश्न बन सकता है कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो क्या कहेंगे, अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर। जब मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध के लिए आया, तो उस समय कौन आया था, मोहम्मद कासिम आया था 712 ईस्वी में। और भारत में राजा कौन था, राजा दाहिर यहाँ पर राजा था। इस युद्ध में मोहम्मद कासिम को जीत मिली थी और इसके बाद फिर लगातार भारत पर अरबों के आक्रमण होते रहे। तो यह प्रश्न बन सकता है कि 712 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उसे क्या नाम था, तो आप क्या कहेंगे, सिंध की लड़ाई हुई थी। तो सबसे पहले कौन आया था, यहाँ पर मोहम्मद कासिम ने पहला अभियान किया था जिसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई थी। उस समय यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का राजा था दाहिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। त्राइन का जो पहला युद्ध है वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय गाथा पूरे भारत में सुनाई दी। जो पहला युद्ध हुआ था त्राइन का 1191 में, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी और जो पृथ्वीराज चौहान था उसे जीत प्राप्त हुई थी। लेकिन इसी के अगले साल जब 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ, तो उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और इस युद्ध में ही जो पृथ्वीराज चौहान है उन्हें मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। त्राइन के पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी 1192 में दोबारा युद्ध करने आता है। इस बार राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गोरी की जीत होती है। षड्यंत्र कैसा, जो जयचंद था, जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ इसमें दिया था, तो इस वजह से जो मोहम्मद गोरी था वह जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। मोहम्मद गोरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंपकर वापस चला जाता है। इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। तो देखिए जब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन इस हार का बदला लेने के लिए दूसरा युद्ध किया जाता है 1192 में मोहम्मद गोरी की ओर से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी हार का मुख्य कारण रहा जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और इसके बाद जो मोहम्मद गोरी था वह वापस चला जाता है और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम होता है वह उसे यहाँ पर छोड़ जाता है और वही यहाँ पर क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है, जो दिल्ली सल्तनत के रूप में जानी जाती है। जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे डिटेल में तो उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध पहले मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। तो यह आपको याद रखना है, किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। इस युद्ध में बाबर ने जीत के साथ मुगल वंश की स्थापना की थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी। और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कब हुई थी, 1206 में, अभी हमने बात की है। और अंत कब होता है, 1526 में, ठीक है, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी वंश के इब्राहिम लोदी थे। बाबर की जीत का मुख्य कारण भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया जाना था। तो जो बाबर था उसने सबसे पहले यहाँ पर तोपों का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से जो बाबर की यहाँ पर जीत हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट है जो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में आपको याद रखने हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, देखिए पहला 1526 में, दूसरा 1556 में। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध हुआ था। अकबर की सेना ने सेनापति बैरम खान ने हेमू को मारने के साथ युद्ध जीत लिया।
तो ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अकबर का सेनापति कौन था। तो अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खान, ये आपको याद रखना है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो 1556 में हुआ था, अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खान। और बैरम खान ने हेमू को मार दिया। देखिए बात तो ये थी कि यह युद्ध हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि एक तीर हेमू की आंख में जाकर लग जाता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से यह युद्ध अकबर जीत जाता है। हेमू का हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। यह अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो हेमू था यह किसका सेनापति था? तो ये था मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति। जैसे अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खान। तो ऐसे ही मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू या हेमचंद विक्रमादित्य से कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। इस युद्ध में अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने हिस्सा लिया, जबकि महाराणा के साथ स्थानीय भीलों ने दिया था। इतिहास का यह प्रसिद्ध युद्ध के नतीजे को लेकर आज भी मतभेद है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी एक पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हुई। न अकबर हारा और न ही मेवाड़ पर कब्जा कर पाया। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में हुआ था। मेन बात यह है कि आपको तारीख याद होनी है और इसके साथ में किस किस के बीच हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो अकबर और मेवाड़ का जो राणा था महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किस किस के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिराजुद्दौला है उसके बीच में हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। भारतीय इतिहास में यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय इतिहास की यदि हम बात करें तो अंग्रेजों का जो कब्जा था प्रत्यक्ष रूप से 1757 के बाद से ही होना शुरू हो गया था। उसके बाद 1764 में जब बक्सर की लड़ाई होती है उसके फिर प्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा नियंत्रण में आ गया। यदि हम बात करें प्रारंभ की अंग्रेजों का नियंत्रण कब से होना शुरू हुआ तो आप क्या कहेंगे? 1757 से, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। तो किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी? यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी ओर सिराजुद्दौला। इसके बीच में यह हुआ था। जो मीर जाफर था, मीर जाफर ने किसका साथ दिया था? क्लाइव का साथ दिया था, और क्लाइव ने फिर से क्या बनाया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। हालांकि बाद में किसी कारणों से मीर जाफर को भी नवाब पद से हटा दिया गया और फिर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। ये जब हम आर्थिक प्रणाली पढ़ेंगे भारत की तब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वांडीवास का युद्ध 1760। ये देखिए वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, यानी कि फ्रांसीसी के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें फ्रांसीसी के हार गए थे और वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल लिए थे। वांडीवास के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरी थी। देखिए वांडीवास का जो युद्ध था 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी कंपनी की हार हो गई थी और फ्रांसीसी कंपनी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल ली थी। इससे पहले डच यहाँ से 1759 में ही बेदरा के युद्ध में निकल चुके थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। मुगल शक्ति कमजोर होने के साथ ही मराठा प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, उत्तर भारत की ओर भी शासन को फैलाने लगे। लेकिन 1761 में अफगान शासक महमूद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और जिसमें मराठा की हार होने के साथ ही उनका यह सपना टूट गया था कि वो क्या करेंगे? अपना भारत पर पूरा का पूरा कब्जा करेंगे। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें देखिए यहाँ पर बंगाल का जवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संगठित सेनाओं के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ ये तीनों थे। इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध को जीत लिया और उत्तर भारत पर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और ज्यादा, यानी वही मैंने आपको बताया कि भारतीय जो शासन थे उसकी पूरी जो बागडोर थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। तराइन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के बीच में हुआ था।
प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, देखिए ये बाबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो लड़े गए थे। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पान खा चंदेरी के घर, चंदेरी के घर। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और फिर है घाघरा का युद्ध। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई? प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार हो गया था और मीर जाफर को यहाँ पर नवाब बनाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस हल्का हल्का ऐसे ही मैं आपको दोबारा रिपीटेशन करने के लिए लिख दिया ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कलिंग युद्ध में कौन मौर्य शासक था? तो कलिंग युद्ध में अशोक था, 261 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक जरूर करें और इसके साथ में आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम थोड़ा बहुत ऐसे मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो हम ये खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।